हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल VBA एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 NCERT हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना जाना चाहता हूँ कि जो इंडियन टाइमलाइन है, जो मिडिवल इंडिया की टाइमलाइन है, वो क्या चलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू शुड नो, जो ओरिजिन हुआ था 750 सी कॉमन एरा में हुआ था। वहाँ से चल के 1000 तक अर्ली मिडिवल कहा गया। उससे 200 साल आगे चल के राजपूत किंगडम्स उभर उभर 200 साल बाद तक। उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत आ गई। एक्चुअली उनकी फाउंडेशन पहले ही हो चुकी थी। कौन करके गया था? मोहम्मद घोरी करके गया था। कैसे? 1191 और 1192 के बैटल ऑफ टरेन करके 1192 में जीत हासिल कर ली थी। और उसके बाद अपने गुलाम को छोड़ के वापस अफगान निकल गया। अपने गुलाम को छोड़ के गया तो कुछ साल तक उसके गुलाम ने उसके अंडर काम किया और फिर अपने आप को आज़ाद कर लिया जब उसकी मृत्यु हो गई। फिर 1206 से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत और ये चलती है 1527 तक। 1527 तक चलने के बाद 1527 में मुगल्स आते हैं, बाबर उनकी फाउंडेशन ले करता है। और दिल्ली सल्तनत की कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसे लोग कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम अपना, लेकिन वो आने के 6 साल बाद ही मर जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल फाउंडेशन करता है, मतलब कि डिफेंस में, एक्सपांशन में, वो होता है इल्तुतमिश, यानी उसका दामाद। नाउ अब मुगल्स की बात। अब जो है 1526 से 1707 तक मुगल डायनेस्टी आई। मुगल डायनेस्टी के ये जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रूलर्स थे वो 1707 तक ख़त्म हो गए। 1857 में वो पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई लेटर मुगल्स की मृत्यु के बाद। लेकिन उन्हें लेटर मुगल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वीक थे और उनमें ज़्यादा लड़ने की क्षमता नहीं थी। और मिडिवल पीरियड जो हमारा चलता है, ये चलता है 1750 तक। मतलब कि 1000 साल चलता है हमारा मिडिवल पीरियड। 1000 साल। तो पढ़ते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले ये मैप 1 है। इसके बारे में कुछ बताया गया। अ सेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय कार्टो फ्रॉम बाय द जियोग्राफर एल इड्रिश द 12th century showing the Indian subcontinent। आप सोच रहे होंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से। वेल, प्रॉब्लम ये है कि जो कार्टोग्राफर है इसने इंडिया का मैप उल्टा बनाया है माय फ्रेंड्स। उल्टा। ये मैप पूरा का पूरा उल्टा है। अगर आप इस मैप को थोड़ा पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये इंडिया का रीजन है और ये जो है ये श्रीलंका है। ये मैप को उल्टा बनाया गया है। ये कब बनाया गया था? आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है 1154 में सी में। और किसने बनाया था? तो आपको नाम लिखना है अल इद्रिसी। आपको नाम क्या लिखना है? अल इद्रिसी। एक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। या तो अल इद्रिसी ने ये मैप बनाया है। ना, अब एक मैप 2 दिया गया है। इस मैप 2 को आप देखेंगे तो ये ज़्यादा डिटेल्ड दिखेगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये फ्रेंच लोगों ने बनाया है। ये ज़्यादा डिटेल्ड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय तक
कार्टोग्राफी बहुत एडवांस हो गई थी। अगर आप ध्यान से देखें ये जूम करके पिक्चर, तो इसमें जो डिटेल्स हैं ज़्यादा अच्छे से दिए हैं। और ये गोल्फ बंगाले, ये नाम एक्चुअली यूरोपियन यूरोपियन शब्द से आया है। ये यूरोपियंस ने मैप बनाया था, तो इसलिए ये देखेगा। अब ये देखिए क्या लिखा है, द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century, एटलस नेवॉन ऑफ गुलामे दे आइल्स। ये ये मैप कौन सा ये बताया गया है। देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज, कन्नौज को यहाँ कन्नौज लिखा गया है। मैप मैप टू जो है 600 साल बाद बनाया गया है। ये भी एनसीईआरटी हमें जानकारी देता है। और यहाँ तक कि ये भी बताता है कि इसे यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स ने बनाया है। तब कब बनाया है, जब ये अपने वॉयजेस में थे। इसके इसके लिए आपको चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये मर्चेंट वॉयजेस भी क्यों थे। इसमें अगर आप देखें तो ये गंगा गंगा अच्छे से मार्क की गई है। गंगा बिल्कुल अच्छे से मार्क की गई है अगर आप देखेंगे। नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट now talking about next equally important is the fact of science। जैसा कि मैंने आपको बताया था कितनी एडवांस हो गई है। एडवांसमेंट ऑफ कार्टोग्राफी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ओ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब इसमें क्या क्या है कि हम बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि ये जो टर्म है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो टर्म है, हम लोग इसे क्या आजकल अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिया। लेकिन 13th century में जब जब मिन्हज ई सिराज आया था, क्रॉनिकलर, पर्शियन क्रॉनिकलर था। आपको याद करना है कौन सा क्रॉनिकलर था, तो पर्शियन क्रॉनिकलर था ना। इसने क्या बोला कि जो पंजाब हरियाणा और सिंध वाला एरिया है अप टू गंगा और यमुना, ये जो है हिंदुस्तान है। इसमें कभी भी साउथ इंडिया, मतलब ये इंडिया का मैप है, ये इसमें कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था। ये वाला रीजन इंक्लूडेड नहीं था। तो उस समय ये सब चल रहा था। अब बाबर फिर आया हिंदुस्तान। बाबर ने हिंदुस्तान के डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया ज्योग्राफी यहाँ की, यहाँ का फौना फ्लोरा कल्चर और इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को। This was what? Similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था आपको पूछेगा, तो आपको क्या बताना है। अमीर खुसरो एक पोएट था। कौन सी सेंचुरी में, 14th century में। 14th century की बात हो रही है, तो आप कौन सी डायनेस्टी से लिंक करेंगे, या कौन से पीरियड से लिंक करेंगे। दिल्ली सल्तनत के पीरियड से। कौन से पीरियड से माय फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के। और भी कई शब्द हैं जो इंडियंस ने अलग अलग तरह से यूज किया है। जैसे कि ये वर्ड ये वर्ड है फॉरेनर। फॉरेनर पहले ये इसके लिए नहीं यूज किया जाता था कि हाँ ये वो इंडिया का बाहर का है तो वो फॉरेनर है। बल्कि मान लो आप एक गांव में रहते हो, ठीक। वहाँ कोई बाहर से आ गया, तो उसे आप जानते नहीं हो, उसका कल्चर कैसा है जानते नहीं हो। मतलब वो यहाँ का इनहेबिटेंट नहीं है, वो यहाँ के कल्चर और पॉलिटी का पार्ट नहीं है, तो वो आपके लिए फॉरेनर हो गया। अब इसे एनसीईआरटी में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इसे एनसीईआरटी में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। A city dweller might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village
are not foreigners to each other. अब ये आप समझिए फॉरेनर किस लिए यूज किया जाता था और आजकल हम लोग किस लिए यूज करते हैं। अब ये हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में बता रहा है। बेसिकली इस समय तक क्या हुआ था कि बहुत सारे सोर्सेस आ गए थे, बहुत सारे। पहले वाली चीजें तो कंटिन्यू हुई थी, फिर नई चीजें भी आ गई थी, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शंस पहले से चल के आ रहे थे। तो इसमें बताया गया है क्या क्या ये क्या क्या किस पे रिलाई करते थे हिस्टोरियंस। They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. But there's also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more available. अब आप समझिए, इस समय तक पेपर इंडिया में आ गया था, जिसकी वजह से क्रॉनिकलर्स इसे यूज करने लगे। पीपल, जो लोग थे, जो क्रॉनिकलर्स थे या जो राइटर्स थे, उसे किस लिए यूज करते थे? होली टेक्स्ट के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स के लिए, लेटर लिखने के लिए, टीचिंग ऑफ सेंट्स के लिए, पिटिशंस के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए। ये सब एग्जाम में पूछेगा किस चीज के लिए यूज करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा किस किस के लिए यूज करते थे। उस समय उस उस समय में कोई प्रिंटर था नहीं कि हाँ मैंने पेपर उठाया डाल दिया, सेम टू सेम तो कॉपी होके आ गया। बल्कि उस समय में जो था, इंसान को अपने हाथों से लिखना पड़ता था। अब आप कभी कभी एब्सेंट हो जाता हो स्कूल के लिए, तब क्या करते हो? दोस्त की नोटबुक लेते हो, उससे कॉपी कर देते हो। ये भी बिल्कुल वैसा ही था, ये भी बिल्कुल वैसा ही था। ये भी कॉपी ही थी। जैसे जैसे कि आजकल के गाने भी कॉपी होके आ रहे हैं, पुराने गानों की बस लिरिक्स इधर उधर करके कॉपी कर रहे हैं। Sometimes you cannot read your friend's writing and are forced to guess what's written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. मतलब कि आप जब अपने फ्रेंड की कॉपी करते हो तो आपका जो वर्क है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि नहीं? यही सेम हाल था, उनका भी होता था। तो ऐसे बहुत सारे क्या किए कि इन लोग ने एक ही चीज की 10-12 कॉपी बना दी। अब क्या हुआ, हिस्टोरियंस को मुश्किल होने लगी एक्चुअल चीज ढूंढने के लिए, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। अब क्योंकि एक ही चीज के बहुत सारे वो कॉपीज थे, तो कुछ क्रॉनिकल्स क्या करते थे कि पहले पहले का अपना लिखा हुआ रिवाइज करके फिर से लिखते थे। तो वैसा एक केस लिखा गया है। जो 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर कौन था? जियाउद्दीन बरानी। उसने क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में। कब लिखी थी? 1356 में। और फिर उसका दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद, यानी कब? 1358 में। 1358 में उसने दूसरा वर्जन लिखा था। अगर आपको कुछ करना है तो आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी पड़ेगी। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया क्वेश्चन आएगा, और जितनी बार नया क्वेश्चन आएगा उतनी बार आपके पास डाउट्स आएंगे, और उतने डाउट्स आप क्लियर करोगे और उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। तो अब the two differ from each other, but uh, historians did not know about the existence of first version until 1960s. It remained lost in large library collections. यानी कि समझिए बहुत सालों तक ये मिला ही नहीं था हिस्टोरियंस को, बाद में जाके पता चला। द स्टडी ऑफ थाउजेंड ईयर्स, यानी कि 1000 साल की स्टडी। वैसे वैसे हर जगह लगभग लगभग बताया जाता है, तो मैं भी आपको लगभग लगभग बताता हूँ।
क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अब एग्जैक्ट नहीं बता सकता मतलब कि फिर हम लोग डेट्स याद क्यों रख करें? दैट माइट बी योर क्वेश्चन। वेल, डेट्स इसलिए याद करो क्योंकि डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स इसलिए होते हैं ताकि ये आपका इवेंट कोई, जैसे कि आपका बैटल ऑफ पानीपत वन है, किसके बीच हुआ था? बाबर ने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। किस लिए? अपनी डायनेस्टी स्थापित करने के लिए। वेल, बाबर की बहुत सारी कहानी थी। उसकी कहानी सबसे प्रसिद्ध ये है, इनफैक्ट वो ये क्या हुआ उसके साथ, वो अफगानिस्तान वाले रीजन में फरगना का राजा था, और वो लोग भी जो थे तैमूर के वंशज थे। क्या हुआ, एक और मंगोलियन ट्राइब आई जिसका नाम था उज़्बेक। वैसे उज़्बेक करके देश भी मिल जाएगा आपको। उज़्बेक करके एक ट्राइब थी, उसने उन पर अटैक कर दिया। वह वो उसके चक्कर में इंडिया आ गया। इंडिया में आया तो उसने ईरान से दो तोपची मंगवाए। उनसे उन्हें बोला कि बेटा तुम्हें 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 तोपे चलानी है। किसके खिलाफ चलानी है? तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब उन लोगों ने चलाई। रिजल्ट ये आया कि जीत गया। कौन जीता? तो बाबर जीता। कैसे? तो अपने सैनिकों के कंधे पे बंदूक रखा और बोला, बेटा तुम्हें इधर फोड़ना है, इधर फोड़ना है और इधर फोड़ना है। यानी कि इधर फोड़ना है, इधर फोड़ना है और इधर फोड़ना है। अंडरस्टूड? इट्स मूव ऑन। तो अब तक क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, तो सोसाइटी में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि पोर्शन व्हील आ गया। और क्या आया? द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील आ गया, यानी कि चरखा। फायर आर्म्स आ गए, यानी कि तोप गोले आ गए। नए 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 प्रकार के खाने और खाना पीना आ गया, जैसे कि आलू आ गया, मक्का आ गया, मिर्ची आ गई, टी आ गया और कॉफ़ी आ गई। अब इन सारी इनोवेशंस की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स आए। अब ये नई नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स आए तो लोगों का जो लाइफस्टाइल था बदलने लगा। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये जो पीरियड है दिस एज अ रिजल्ट दिस वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर चेंजेस। इसके बारे में आगे आपको ज़्यादा पढ़ाएगा क्लास चैप्टर 5 और 6 में। तो इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि इतना सारा ट्रेड हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, इतना ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ रही थी, इतना ज़्यादा राजा के पास पैसा आ रहा था, तो इस पीरियड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए। जैसे कि कहीं से, कहीं यूरोप से क्रिश्चियंस आ गए, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान वाले रीजन से, और अरब वाले रीजन से मुस्लिम आ गए, चाइना वाले रीजन से और आ गए, फिर इंडिया से बुद्धिस्ट गए। ऐसे करके हर हर जगह हुआ। अब इसमें अब क्या बताया गया है? ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब उस समय में भी आर्थिक तंगी थी। क्यों थी? क्योंकि नेशन बहुत फ्लरिश कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलने लगी थी, और जॉब्स लेने के लोग बाहर से आते थे, और जो बाहर से आते थे उन्हें ज़्यादा जल्दी जॉब्स मिल जाती थी। इसलिए लोग जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे माय फ्रेंड जॉब के लिए। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट था उसमें बहुत सारी वेल्थ थी, और पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल टू क्रेव अ फॉर्च्यून, यानी इस समय में बहुत सारे लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाने लगे। यानी कि मन्नी है तो हन्नी है। अब a group of people a group of people who became important in this period were Rajputs. राजपूत, राजपुत्र से आया है। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का बेटा। और ये था
एट्थ और 14th सेंचुरी के बीच बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1000 से 1200 तक राजपूत का ही पीरियड चला। तो राजपूतों ने भी बहुत बड़ा बड़ा किंगडम बनाया था। जैसे कि ये मैप ऑफ इंडिया, एक मिनट, ये है मैप ऑफ इंडिया। तो गुजरात वाले रीजन में गुर्जर प्रतिहार थे। नहीं, राजस्थान वाले रीजन में गुर्जर प्रतिहार थे। गुजरात में सोलंकी रूलर्स राज किया करते थे। दिल्ली पर तोमर थे। और दिल्ली के जस्ट साइड में चौहान थे। यहाँ पे पाल डायनेस्टी थी। यहाँ पे सुंग लोग थे। ऐसे करके फैले हुए थे ये लोग। और ये लोग खुद को क्षत्रिय, जो जो एंशियंट टाइम में जो वॉरियर क्लास हुआ करती थी, उससे अपने आप को एसोसिएट करते थे। और राजपुत्र से राज राजपूत से यही नहीं मतलब कि वो राजा राजा के बेटे होंगे, यानी प्रिंस ही होंगे। वो और भी लोग हो सकते थे, जैसे जैसे चीफ्टेंस हो गए, यानी कि उनके कमांडर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, और मंत्री हो गए, नौकर हो गए, और बहुत लोग। और और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, जैसे कि मराठा और सिख और काकटियास। ये तो बड़े बड़े किंगडम थे। मराठा जो था, वो- उसने वो कब आया था, तो 1627 में। जो मराठा किंगडम था, मराठा बहुत बड़ा किंगडम बना बाद में। और काकटियास भी बहुत बड़ा किंगडम बना। सिक्स सिक्स के जो मिसल थे, उन्हें यूनाइट करके एक बड़ा सा किंगडम बना दिया। बाकी जो हैं, जाट्स और होम्स, ये दोनों क्या थे, तो ये दोनों ट्राइब्स थे। इस समय में बहुत सारे पेड़ वेड़ काटने लगे, जंगल वंगल। इसलिए क्या हुआ, क्या कि बहुत सारे ट्राइब्स ने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उनका हैबिटेट वो खराब हो रहा था। और कुछ ने क्या किया कि उसी लैंड पे टिलिंग करके उसी लैंड पे टिलिंग करके वहाँ वहाँ पीजेंट्स बन गए, यानी कि वहाँ किसान बन गए। अब ये नए किसान थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला एक इकोनॉमी में। क्या किया कि ये लोग अब कम्युनिटी के पार्ट बनने लगे। तो लोकल जो लॉर्ड्स थे और ये जो ब्राह्मण्स वगैरह थे उस टाइम में, उन्होंने क्या किया, कैस्ट सिस्टम को और डेंसिफाई कर दिया। मतलब क्या है, मतलब कि एक कास्ट में और सब कास्ट डाल दी। अब फॉर एग्जांपल कि तुम ब्राह्मण हो, हाँ तुम कौन से ब्राह्मण, तो तुम ये ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण हो। तो ये तो ये सब हुआ। तो इसमें भी ट्राइबल्स को भी वो लोग कुछ ना कुछ देने लगे। जैसे कि इसमें इसमें डिफरेंशिएशन कैसे हुआ करता था। जैसे कि कोई वो है, क्षत्रिय है। वो बस राजपाट संभालेगा, तो ये वह क्षत्रिय क्षत्रिय है। ये बस युद्ध करेगा, तो ये क्षत्रिय है। ऐसे कर इनमें बहुत सारे वो हुए। रिलीजियन एंड एम्पायर। एम्पायर, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो एम्पायर एम्पायर एक किंगडम से बहुत बड़ा होता है। 7-8 किंगडम मिलके एक एम्पायर बनाते हैं। और इस समय में बहुत सारे क्लेम्स भी आए थे, जैसे कि ये बलबन का क्लेम। दिल्ली सुल्तान था बलबन, कौन से टाइम का, स्लेव डायनेस्टी का था। इसने क्या बोला था कि मैं जो हूँ बंगाल तक मेरी राजधानी फैली है, मैं गजनी भी जा चुका हूँ अफगानिस्तान में जो है, और साउथ भी जा चुका हूँ। मतलब इसने बहुत सारे क्लेम किए थे। बट फिर बहुत सारे लिटरेचर से पता चला कि साउथ वाले रीजन में ज़्यादा किंग्स नहीं का है। एक ही ने यहाँ ज़्यादा कब्जा किया था, वो था अलाउद्दीन। बहुत सारे राइटर्स के बहुत सारे ओपिनियन है। ये आपको आगे की क्लास के एनसीईआरटीज में पढ़ाया जाएगा। अब क्या लिखा है, लार्जेस्ट इज लाइक दोस ऑफ चोलास। चोलास जो था, चोल एम्पायर, वो यहाँ था। कहाँ था, तो इस वाले रीजन में था। और बाय द वे इनका एम्पायर जो था बहुत बड़ा था।
ये भी उनके अंडर आता था। यहाँ भी उनका कहीं कहीं दबदबा था। फिर सोमालिया वाले रीजन में भी गए थे, अंडमान निकोबार में भी था। मतलब ये समझिए कि उनने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। तुगलक्स, तो तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी बनाते हुए उनने भी बहुत बड़ा वो किया। मुगल्स ने भी बहुत बड़ा बनाया था एम्पायर। तो ये सब हमें एनसीईआरटी बताता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before armies। हिस्टोरियंस अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इतना सारा क्लेम क्यों करते थे ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब by 700 many regions already possess distinct। so क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। There are many regions already possess distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics। इनके बारे में आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 9 में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 9 क्योंकि डील करता है कल्चर से। किससे डील करता है? कल्चर से माय फ्रेंड्स। हर एक रूलिंग डायनेस्टी के साथ एक कल्चर रिलेटेड था। जैसे कि मुगलों के साथ मंगोल कल्चर रिलेटेड था। फिर दिल्ली सल्तनत के साथ इस्लाम रिलेटेड था। फिर चौहानों के साथ र- राजपूत कल्चर रिलेटेड था। अब इसमें क्या दिया? Occasional dynasties like Chola, Khilji, Tughlaq, and Mughals were able to build an empire that was pan-religion, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, Table 1 in Chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasty? तो मुगल डायनेस्टी ये अकॉर्डिंग टू मी लगभग लगभग 200 साल थी। और खिलजी लोग ज़रा स्टेबल नहीं रह पाए थे। उसमें दो ही तो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। अब जब मुगल्स का जब डिक्लाइन हुआ था 1707 में, तो स्टेट इमरजेंसी बुलानी पड़ी थी। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोकल किंगडम्स फ्री होने लगे। जो उनके सामंत थे वो फ्री होने लगे और खुद को रूलर बना लिया और वो रूल करने लगे। अब इसमें क्या है? In the realms of governance, the management of economy, allied cultures, and language. Do the 1,000 years between 700 and 1,700, the character of different religion did not grow in association. These regions felt impact of larger pan-religion forces. कहने का क्या मतलब है कि ये जो रीजन्स थे, इन इन पे जो है इनका खुद का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि ये पैन रिलीजन फोर्सेस थे। यानी कि ये किसी किसी और के अंडर आते थे। जैसे कि होम्स का प्रदेश हो गया, वो लोग लड़ते लड़के मर गए और फिर वहाँ अकबर का कब्जा हो गया। The 1,000 years of history we are exploring witnesses major development in religion traditions. Really, people's belief in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief is a supernatural agency. Religion was often connected with the social and economic organization of local communities, as special worlds of these groups altered so did their beliefs। अब इसका क्या कहने का मतलब है? ये कहना चाहता है कि जो रिलीजन था इस समय बहुत सारा इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये कैसे कर रहा था? तो अब जो लोग थे इसी के बेसिस पे रह रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारी निग्लिजेंस बढ़ने लगी।
तो अकबर ने एक आइडिया प्रपोज किया। उसने एक नया रिलीजन बनाया था, जिसका नाम था दि- जिसका नाम था दीन इलाही। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें आपको पीस से रहना। और कोई भी उसमें उसने क्या किया, जितने भी रिलीजन थे उनकी अच्छी बातें एक में मिक्स कर दी। अब इसमें क्या बोला गया, इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट important changes occurred in what we call Hinduism today. This included the worship of new deities and construction of temples by royalty and growing importance of Brahmins, the priest, as dominant group in society. मतलब कहने का क्या मतलब है कि इस पीरियड में क्या हुआ कि हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे भगवानों की पूजा होने लगी, नए नए भगवान आने लगे, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल्स का, जो अमीर अमीर लोगों ने किया। क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसा चाहिए। बिना रोकड़ा के तुम बिल, बिल्डिंग क्या बिल्डिंग बिल्डिंग की वो ईंट खड़ी नहीं कर सकते। तो इससे जितने अमीर लोग थे, जैसे राजा हो गया, बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए, उनने बनवाया था। और इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ने लगी थी। क्यों बढ़ने लगी थी? अब क्योंकि इन लोग ने क्या किया, अपने आप को टॉप ऑफ द चार्ट पे खड़ा कर दिया, और बाकी लोगों को अपने नीचे खड़ा कर दिया। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारा डोमिनेंस किया। अब संस्कृत जो टेक्स्ट थे उसे बस ब्राह्मण जानते थे, तो इसमें उन्हें रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में इसकी वजह से। One of the major development of this period was the emergence of ideal भक्ति। भक्ति मूवमेंट की बिगनिंग हुई थी। इसके बारे में आप कब पढ़ेंगे? चैप्टर 8 में। भक्ति मूवमेंट क्या है, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पोएट्स आने लगे, बहुत सारे वेलार्स आ गए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मिलकर 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 क्या किया कि किसी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेज किया। लोगों को समझाया कि क्यों पूजा करनी चाहिए इस भगवान की। और उन लोग ने बहुत सारी रिफॉर्म्स आए, इसी वजह से लोग उन्हें ज़्यादा मानने लगे। अब क्या लिखा है पढ़ेंगे। दिस was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants brought the teaching of Holy Quran. कुरान किसका है? मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स क्या कहते हैं? मुस्लिम्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? किबला। किबला क्या है? तो जो मक्का है, मक्का किधर है? अरब की तरफ। अब क्या करते थे ये लोग? वेस्ट फेसिंग। क्योंकि मक्का उस तरफ है, वेस्ट फेसिंग ये लोग पूजा करते हैं, ये किबला कहलाता है। इसमें क्या है? मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक एंड accept the sovereignty of one God, Allah, whose love and mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard of social background. कहने का क्या मतलब है कि इसमें बताया गया कि एक ही भगवान है, जो जो आप पे प्यार भी करेगा, जो जिसका प्यार, जिसकी मर्सी और जिसकी बाउंटी आपको एम्ब्रेस करेगी। जो उस पर बिलीव करता है उसे एम्ब्रेस करेगी। Rulers who were patron of Islam and ulama learned theological and jurist, and like his Hinduism, Islam was interpreted in a variety of way by its followers. They were Shia Muslims. Shia Muslims कौन थे? तो Shia Muslims प्रॉफिट मोहम्मद कौन था? प्रॉफिट मोहम्मद क्या था कि सिक्स और सेवेंथ सिक्स और सेवेंथ सी में इसका ओरिजिन हुआ था। अब जब ओरिजिन हुआ था, तो इसमें क्या बताया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद करके एक आदमी था, जिसे सपना आया था कि उसे सपना क्या आया था कि उसके सपने में भगवान आए थे, उसे बोले थे कि मेरा रिलीजन फैलाओ। तो उसके मरने के बाद कुछ लोगों ने उसके दामाद को उसका असली अधिकारी मान लिया, और कुछ ने उसके बेटे को, जो उसके दामाद को असली अधिकारी मानते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता है?
तो उन्हें कहा जाता है शिया मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स was Muhammad Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the immediate leader of Muslim community. जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, सुन्नी मुस्लिम्स who were accepted who accepted the authority of early leaders of the community and thus in succeeding 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 Khalifa of the community. There are other important differences between the school of law, Hanfi and Shafi. मतलब कि दो टाइप के स्कूल्स भी थे इनके। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, इसमें ये दूसरा सब टॉपिक है। आई नो आज की वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन आज हम लोग ये एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म कर देंगे मेरे फ्रेंड्स। Historians didn't see time just as passing hours. Historians इसे passing hours की तरह नहीं देखते, but time also reflects the changes in social and economic organizations. In the persistence and transformation of ideas and beliefs, the study of time is made somewhat easier by the dividing past of large segments, periods that possess shared characteristics. अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनने क्या किया, हमारी हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांट दिया। ऐसे भी तीन पार्ट में, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा अलग बांटा। किसमें बांटा? हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। वेल ये सब फालतू बातें हैं, ये एनसीईआरटी हमें बताता है। इस such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent, मतलब कि हमारी रिच डाइवर्सिटी को भी वो करता था। अब इन लोग ने इन बेसिस पे क्यों बांटा, तो बोलते हैं लोग कि रूलर्स के बेसिस पे बोलते हैं। इस समय में सारे हिंदू रूलर आए, इस समय में सारे मुस्लिम आए, इस समय में सारे ब्रिटिश आए। सब फालतू की बात है एंड शैल बी इग्नोर्ड। few historians follow the these बहुत कम में से हिस्टोरियंस हैं जो इसे फॉलो करते हैं। मोस्ट look to economic and social factors of characterize and major elements of different moments of the past. The histories you read last year included a wide area of early society, hunter and gatherers, early farmers, people living in towns and villages, early empires and kingdoms. मतलब कि इतने सारे लोग थे, लेकिन नहीं, लोगों ने बोल दिया हिंदू हिंदू टाइम चल रहा था। मिडीवल में हमें क्या पता चलेगा इसके बारे में बता रहा है चैप्टर में। वेल मिडीवल you will find more about the spirit of peace and society, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of postal and forest people. The development of Hinduism and Islam was major religious arrival of Europe trading companies. Well, इससे रिलेटेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर करना है। कौन कौन सा वो ट्रैवलर था जो सबसे पहले जो आया था इंडिया में? कब आया था? 1498 में, जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री चेंज कर जिसकी वजह से पूरी इंडियन हिस्ट्री चेंज हो गई। प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना। These 1000 years of Indian history witnessed considerably changes. बहुत सारे चेंजेस आए, यही बता रहा है हमें चैप्टर। Moreover, the more medieval period often contrasted with the modern period. Modern it carries with the sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course, we know this is not the case. यानी कहने का क्या मतलब है
तो मिडिवल पीरियड को क्या किया गया है, कभी कभी बोला जाता है कि जो मिडिवल पीरियड है कॉन्ट्रास्ट करता है, किससे कॉन्ट्रास्ट करता है, तो मॉडर्न पीरियड से। अब कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है बात की जाए, तो ये जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्निटी बेसिकली बोला जाता है कि इंटेलेक्चुअल और मटेरियल प्रोग्रेस एडवांसमेंट के बारे में। लेकिन ये केस नहीं था। मिडिवल पीरियड में आपको बहुत सारी एडवांसमेंट दिखेगी। कैसी? बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा मार्बल यूज़ होगा, फिर इसमें पीतरा दूरा टेक्निक आपको मिलेगी। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको साउथ में एक बड़ा सा, उसमें एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, बड़ा सा वो माउंटेन लेते हैं, उसे तोड़ तोड़ के एक टेम्पल आर्किटेक्चर कर देते हैं। उस टेम्पल आर्किटेक्चर को आप द्रविडियन स्टाइल कहते हैं। इसमें सोशल चेंज, इस बुक में सोशल चेंजेस के बारे में बताया जाएगा। ओके, thank you friends for watching this video. I hope you like this session. If you do, please like and subscribe to our platform. Thank you for watching this video, and bye bye.